गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा है हमारा, जीवों में जनन। और इस लेसन में हमने कृत्रिम कायिक जनन हम पढ़ रहे हैं। कृत्रिम कायिक जनन की पहली विधि हमने पढ़ी कर्तन या कलम लगाना। दूसरी विधि हमने पढ़ी कि किस तरह से हम पैबंद या रोपण या ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और इसी क्रम में आज हम तीसरी विधि पढ़ने वाले हैं। तीसरी विधि जो है वो है दाब लगाना। तो दाब लगाना, इसमें क्या करते हैं कि कोई गमले में लगा पौधा लेते हैं। जैसे ये हमारा पौधा है, गमले में लगा हुआ, ये इसकी शाखाएं हैं। एक रफ डायग्राम देख रहे हो। तो हमने किसी एक शाखा को ऐसे झुका देना है, भूमि में झुकाकर ये किसी पौधे की शाखा ली और इसको, जैसे ये भूमि की सतह है तो यहाँ इसको झुकाकर और भूमि में दबा देना है। ये इस पर पत्तियां लगी हुई हैं। ठीक है, तो क्या करना है, किसी पौधे की एक शाखा को झुकाकर और भूमि में यहाँ पर दबा देना है। और ये यहाँ पर इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हमने यहाँ पर खाद, पानी, इनका छिड़काव करते रहते हैं। तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, यहाँ से नीचे की तरफ तो अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी और ऊपर की तरफ कलिकाएं निकल आती हैं जो वृद्धि करके नया पौधा बना सकती हैं। कलिकाएं निकली हैं। अगर हम यहाँ से इसको काट दें, मुख्य पौधे से इसके तने को काटकर अलग कर दें, तो हम क्या देखते हैं कि ये एक नया पौधा विकसित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, इस प्रकार से हम किसी एक पौधे से उसकी शाखा को, एक लचीली शाखा होनी चाहिए, उसको झुकाकर भूमि में दबा देते हैं और उस पर पानी, खाद डालते रहते हैं। कुछ दिनों बाद जब वहाँ से अपस्थानिक कलिकाएं और जड़ें निकल आती हैं तो पौधे के इस भाग को मुख्य भाग से काटकर अलग कर देते हैं और दूसरी जगह भूमि पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक नया पौधा विकसित किया। इसे बोलते हैं दाब लगाना। उदाहरण के रूप में चमेली, ये पौधा है, सजावटी पौधा है, इसके अंदर अपन ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना दाब लगाना। इसके बाद जो इसकी अगली विधि है वो है बूटी बांधना। बूटी बांधना, बूटी क्या होती है एक्चुअल में, हमने सबसे पहले इसमें किसी एक ऐसे बड़े पौधे का चुनाव करना है, वृक्ष टाइप में, जैसे जिसमें ये पौधा है। ठीक है, जो भूमि में लगा हुआ है, ये इसकी शाखाएं निकली हुई हैं। तो हमने ऐसे पौधे का चुनाव करना है जिसकी दो शाखाएं जो हैं वो लगभग एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हो। ठीक है, यानी एक शाखा ऊपर है, एक नीचे है। ठीक है, तो ऐसे पौधे का हमको चुनाव करना है। अब ये जो नीचे वाली शाखा है, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हल्का सा चीरा लगाकर इसकी छाल को उतार देना है। यानी कि जो टहनी है, जो शाखा है, उसकी छाल को गोलाई में कट लगाकर उतार देना है। तो गोलाई में हमने उसकी छाल को हटा दिया। तो छाल हटने के बाद अब ये जो जगह बनी है, इस पर हमने
क्या लगाना है, इस पर हमने लगाना है खाद युक्त मृदा, यानी खाद युक्त मिट्टी हमने यहाँ पर लगा देनी है। और इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर हमने टाट या बोरी, टाट लपेट कर, टाट या बोरी का कोई टुकड़ा उसको अच्छी तरह से लपेटना है। और लपेट कर ये क्या है, एक इसको धागे से या रस्सी से बांध देते हैं। तो ये जो संरचना बनी है, इस संरचना को ही बूटी कहते हैं। तो बूटी क्या है, किसी शाखा को, पौधे की, वृक्ष की किसी शाखा को, उसकी छाल को गोलाई में चीरा लगाकर काट कर अलग कर देना है। अब ये जो भाग है जहाँ से हमने इसमें चीरा लगाया, इस पर खाद युक्त मिट्टी लगाकर टाट लपेट देते हैं। तो जो संरचना बनी उस संरचना को बोल रहे हैं बूटी। अब आगे क्या करते हैं देखेंगे। इसकी जो ऊपर वाली शाखा है, इसके ऊपर हमको एक घड़ा लटका देना है, मटका लटका दिया। ये अभी नहीं लटका है, इसको यहाँ रस्सी से ऐसे बांध कर लटका देंगे, ठीक है। इसमें एक छेद कर देंगे, छेद में से एक रस्सी निकाल कर, छेद में से एक रस्सी निकाल कर और बूटी के चारों तरफ लपेट देंगे। ध्यान से सुनेंगे, ऊपर वाली जब शाखा पर एक गड्ढा लटका देंगे, गड्ढे में क्या होना चाहिए, छेद होना चाहिए, छेद में से एक रस्सी निकाल कर और बूटी के चारों तरफ लपेट देते हैं। अब इस गड्ढे में भर देते हैं पानी। क्या भर देते हैं, पानी। तो हम क्या देखते हैं कि जल उस जो छिद्र किया था हमने गड्ढे में, उसके में से जो रस्सी निकाली थी, रस्सी से रिस कर इस बूटी को क्या करता रहेगा, गीला करता रहेगा। एक्चुअल में हमने घड़ा क्यों लटकाया है, अब बूटी को गीला करने के लिए बार बार शाखाओं पर चढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, उसके लिए हमने उसके ऊपर एक घड़ा लटका दिया है, घड़े में छिद्र कर दिया है, छिद्र से एक रस्सी निकाली है, बूटी के चारों तरफ लपेटा है, पानी भरा है, पानी रिस कर बूटी को क्या करता रहेगा, नम व गीला करता रहेगा। और इससे ही बूटी गीली बनी रहेगी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इसके अंदर ही अंदर कुछ दिनों बाद छोटी छोटी जड़ें निकलेंगी और कलिकाएँ निकलेंगी। अगर हम इस भाग को कुछ दिनों बाद, यानी इस बूटी को भूमि में लगा दें, क्योंकि भूमि में इससे क्या निकल चुकी हैं, जड़ें और कलिकाएँ, तो ये वाला भाग ही क्या बना सकता है, नया पौधा। तो इसे बोलेंगे बच्चों बूटी बांधना या बूटी लगाना, ठीक है। तो ये भी एक कायिक जनन की कृत्रिम विधि है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो अब हम अगली विधि की तरफ बढ़ते हैं। जो कृत्रिम कायिक जनन की अगली विधि है, अगली और महत्वपूर्ण विधि है, जो आगे भी काम आने वाली है कई बार, उसको कहते हैं हम ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। इसको हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आने वाले जो लेसन है, लेसन नंबर 15 और 16, उनमें भी और इवन 14 में भी इसकी शुरुआत होगी। और वो लेसन जो है 15-16, उसमें पूरी तरह से वो लेसन ऊतक संवर्धन पर निर्भर है। ऊतक संवर्धन क्या होता है पहले समझते हैं। इसमें हमने क्या करना है, किसी पौधे, ये कोई पौधा है, ठीक है, इसका कायिक भाग, कैसा भाग, कायिक भाग। कायिक भाग में क्या होती है, जड़, तना, पत्ती, या कोई कलिका, या कोई कोशिका, ये चीज़ें लेकर, यानी मुख्य रूप से कलिका और कोशिका लेते हैं, या फिर ऊतक भी ले सकते हैं, कोशिकाओं का कुछ समूह, यानी कि ऊतक या कोशिका, इनको लेकर और इनको डाल दें संवर्धन माध्यम में। किसमें, इन सबको लेकर एक माध्यम में डाल दें जिसमें पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जिस माध्यम में, उस माध्यम को बोलते हैं संवर्धन माध्यम, ठीक है। इसको अगर
एक पदार्थ होता है, शैवालों से प्राप्त होता है एगार, एगार उससे इस माध्यम को सॉलिड बनाते हैं, ठोस बनाते हैं। तो ये माध्यम लिया संवर्धन माध्यम, जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हैं, ऐसा माध्यम कहलाता है संवर्धन माध्यम। तो पौधे का कायिक भाग हमने लिया, कलिका ले सकते हैं, ऊतक ले सकते हैं, कोशिका ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये कोशिका ली, क्या ली? कोशिका। तो पौधे का जो भाग हमने काम में लिया ऊतक संवर्धन के लिए, उस भाग को हम कहते हैं क्या? कर्तोतक या एक्सप्लांट। तो एक छोटी सी परिभाषा निकल कर आ गई कि एक्सप्लांट या कर्तोतक किसे कहते हैं? ऊतक संवर्धन हेतु पौधे के जिस भाग को प्रयुक्त किया जाता है उसे बोलते हैं कर्तोतक या एक्सप्लांट। ठीक है, अब ये हमने लिया किसमें? संवर्धन माध्यम में। संवर्धन माध्यम क्या है? दूसरी परिभाषा निकल आई कि ऐसा माध्यम जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हो उसे बोलते हैं संवर्धन माध्यम। इसमें इसको डालकर और इसको संवर्धित कराना, क्या कराना? कोशिका को संवर्धन माध्यम में डालकर क्या कराना? संवर्धित कराना। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊतक संवर्धन। यानी पौधे के कायिक भाग को, जिसमें मुख्य रूप से ऊतक और कोशिका ली जाती है, को संवर्धन माध्यम में संवर्धित कराने को क्या बोल रहे हैं? संवर्धित कराने का मतलब उसको उगाना, उसको उगाने को संवर्धित कराने को क्या बोल रहे हैं बच्चों? ऊतक संवर्धन। तो तीसरी परिभाषा आ गई यहाँ से। तो जब हम इसको इस संवर्धन माध्यम में संवर्धित कराते हैं तो ये कोशिका विभाजन करके एक कोशिकाओं का गुच्छा बना लेती है। तो ये जो गुच्छा बना कोशिकाओं का, इस गुच्छे को क्या बोलते हैं? कैलस। तो कैलस किसको बोलते हैं? चौथी परिभाषा निकल कर आ गई, कैलस। यानी कि किसी कोशिका को ऊतक संवर्धन में, संवर्धन माध्यम में संवर्धित कराने से कोशिकाओं का जो गुच्छा या समूह प्राप्त होता है उसे कैलस कहते हैं। और ये कैलस ही है जिससे बाद में कलिकाएं और जड़ें निकलेंगी। क्या निकलेंगी? कलिकाएं और जड़ें। और हम कहेंगे कि क्या बन गया? नया पौधा। क्या बन गया? नया पौधा। अब हम क्या कर सकते हैं? संवर्धन माध्यम में ये जो हमने कैलस बनाया, अगर हम इस कैलस की सभी कोशिकाओं को अलग कर देते, जैसे गुच्छा बना था, अब गुच्छे से अलग अलग कोशिकाएं लेकर अलग अलग माध्यम में हमने डाल दी होती, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे कैलस बन जाते हैं। और बहुत सारे कैलस से क्या बन जाते हैं? बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। तो ऊतक संवर्धन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें अल्प समय में, यानी कम समय में असंख्य पौधे प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? अल्प समय में क्या प्राप्त कर सकते हैं? असंख्य पौधे। और इस प्रक्रिया को ही इसलिए बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। तो सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ये एक परिभाषा और आ गई कि सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन किसे कहते हैं? ऊतक संवर्धन द्वारा अल्प समय में असंख्य पौधे प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऊतक को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। जितने भी पौधे प्राप्त हुए संतति पौधे, वो आकारिकीय एवं आनुवांशिकीय रूप से अपने जनकों के समान होते हैं, इसलिए इनको क्लोन भी कहते हैं। तो क्लोन किसे कहते हैं? ऊतक संवर्धन से प्राप्त पौधे, संतति पौधे आकारिकीय एवं आनुवांशिक रूप से अपने जनकों के समान होते हैं, इसलिए इनको क्लोन कहते हैं और इस प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग के द्वारा हम बिना निषेचन के ही बीज रहित फलों वाले पौधे विकसित कर सकते हैं। जैसे बिना बीज वाले अंगूर, बिना बीज वाले जो दूसरे पौधे, संतरा हो गया, केला हो गया, ये हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? ऊतक संवर्धन से। ठीक है, ऊतक संवर्धन में हम क्या देख रहे हैं कि एकमात्र कोशिका से पूरा जीव यानी नया पौधा प्राप्त किया जा सकता है। यानी किसी कोशिका में पाई जाने वाली ऐसी क्षमता जिससे वो संपूर्ण जीव का विकास कर लेता है, इस क्षमता को बोलते हैं पूर्ण सत्ता। ठीक है,
तो बच्चों ये ऊतक संवर्धन से हमने यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी परिभाषाओं को क्लियर किया जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनको अच्छी तरह से याद कर लें, नोट्स अभी भेजे जाएंगे आपको, उनमें से इनको अच्छी तरह से राइट डाउन कर लें, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, बी सेफ, स्टे होम।